जी। अच्छा, आपके पास बेटा जो पहला टॉपिक है आपकी प्रेजेंटेशन का, वो हमारे सामने है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है जी। तो इसके अंदर हम लोगों ने कल भी यही बात की थी कि जनाब केमिस्ट्री जो है आपकी होती क्या है। ठीक है। तो केमिस्ट्री असल में क्या है जनाब, केमिस्ट्री आपके सामने वो नेचुरल साइंस है जिसके अंदर हम कोई भी कंपाउंड या कोई भी चीज है उसके अंदर उसकी बनावट यानी कॉम्पोजिशन, उसकी साख कैसी स्ट्रक्चर और उसकी कोई जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो वी स्टडीड ऑल ऑफ दीज अंडर द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है जी। मूविंग फॉरवर्ड, आपके आउटलाइन के अंदर एक चीज थी जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि आपकी जो है ना नर्सिंग, क्योंकि आप लोग नर्सिंग के स्टूडेंट हो, तो उन्होंने कहा था कि भाई आपकी नर्सिंग के अंदर व्हाट इज द रोल ऑफ केमिस्ट्री, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन नर्सिंग। तो आप लोगों के सामने वो कहता है कि केमिस्ट्री जो है वो नर्सिंग के अंदर किस तरह से रोल परफॉर्म करती है। इसके जो वो हैं आपकी एडवांटेजेस हैं या इंपॉर्टेंस है, वो फार्माकोलॉजिकल एडवांटेज है। फार्माकोलॉजी क्या होती है, जब कभी हम लोग इफेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग देखते हैं ऑन अ लिविंग सिस्टम, कि हाउ इज दिस पर्टिकुलर ड्रग इज गोइंग टू इंटरेक्ट विद आपका लिविंग सिस्टम के साथ, किस तरह से इफेक्ट करेगा उसको या किस तरह इंटरेक्ट करेगा उसको, हम लोग फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो वो कहता है कि अगर हम लोग तीन तरह से केमिस्ट्री की जो है ना इंपॉर्टेंस नर्सिंग के अंदर देख सकते हैं। कि फर्स्ट वन इज कि जनाब जब आपने ड्रग इनटेक लिया, ठीक है, तो वो ड्रग ने आपकी बॉडी के अंदर किस तरह से इंटरेक्ट किया। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल स्टैटिन एक ड्रग है। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो भी किस लेवल के ऊपर जाकर ना कौन से एंजाइम है उसको इनहिबिट करेगा और इन टर्न आपके पास फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे। मूविंग फॉरवर्ड, आपके सामने आपको पेशेंट को कितनी अमाउंट ऑफ डोजेस देनी है। ठीक है, यानी कितनी क्वांटिटी ऑफ डोजेस देनी है, ये भी आपको कैसे पता लगता है, आपको पता लगता है इट डिपेंड्स। कभी कभार हम लोग अगर सप्लीमेंट की बात करें तो सप्लीमेंट की जो है ना ज्यादातर कंसंट्रेशन जो है वो मेल्स के लिए ज्यादा होती है और फीमेल्स के लिए कम होती है। ठीक है जी। अच्छा, और दूसरा उसके अलावा क्या है, उसके अलावा है कि ऐसी कंडीशन जिसके अंदर ड्रग देना हमारे लिए जरूरी है, उसको वो भी हमें कैसे पता चलता है, वो भी हम लोगों को तभी पता चलता है जब आपकी जो है केमिस्ट्री जो केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को होती है। अब यहाँ पे आपके सामने एक एग्जाम्पल है और एग्जाम्पल के अंदर कहते हैं कि हम लोगों के सामने दो ड्रग्स हैं। ठीक है, और एक ड्रग्स है उनके अंदर एनसेड और दूसरा है मार्क्यूमार। ठीक है जी। अब ये जो एनसेड है और मार्क्यूमार है, ये दोनों के दोनों, मार्क्यूमार जो है वो एंटी कोगुलेंट है यानी विटामिन के का इनहिबिटर के तौर पर एक्ट करता है। ठीक है, और एनसेड क्या है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। ये ज्यादातर तब दिया जाता है जब आप पेशेंट को जो है एज अ पेन किलर भी दिया जाता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी दिया जाता है। तो वो कहता है कि ये दोनों के दोनों ड्रग जब एक साथ एडमिनिस्टर किए जाएंगे तो ये जो है इनहांस्ड इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको एक बात बताती चलूं, कभी कभार बेटा इस तरह होता है कि दो ड्रग जो है डॉक्टर एक साथ सजेस्ट करते हैं और वो दोनों के दोनों ड्रग जो है एंटागोनिस्टिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी एक दूसरे से उल्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग हम लोग एक साथ नहीं ले सकते। तो हमें कैसे पता लगता है कि ये जो एंटागोनिस्टिक फंक्शन परफॉर्म करेगा या ये वाला जो ड्रग है ये आपके सामने एडिटिव फंक्शन देगा। ये असल में हम लोग जब अपनी बॉडी की केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करते हैं, देन वी केम टू नो कि भाई जो आपकी ये दो ड्रग हैं दे आर गोइंग टू एक्ट लाइक एडिटिव इफेक्ट या दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस एडिटिव इफेक्ट, और ये दोनों के दोनों एक दूसरे का एंटागोनिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू है बेटे? यहाँ तक कोई इशू है आप लोगों को? आवाज वगैरह में कोई इशू है तो बता दें अभी। नो मैम। आवाज क्लियर है? नो मैम। ओके जी, थैंक यू सो मच। यस मैम। ओके। अच्छा, देयर आर सर्टेन बेसिक्स कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, और पहला कॉन्सेप्ट है कि जनाब मैटर क्या होता है। तो सिंपल सी इसकी बात बेटा ये है, कोई भी चीज आइदर लिविंग या नॉन लिविंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। ये डेफिनेशन हम लोग अपनी जो है ना छोटे क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज मैटर। ठीक है, तो आपके सामने आपके घर पे अगर बेड है इट इज मैटर, अगर चेयर है इट इज मैटर, अगर कोई आपकी जो है ना लैब है, पैथोलॉजी लैब है या बायोकेमिस्ट्री लैब है, उसके अंदर कोई केमिकल पड़ा हुआ है तो वो भी मैटर है। कोई छोटे लेवल के ऊपर अगर हम माइक्रो लेवल के ऊपर बात करें तो आपका एटम जो हम आंख आंख से नहीं देख रहे लेकिन उसका भी एक पर्टिकुलर मास है और वो भी कोई ना कोई जगह घेरता है, तो इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन मैटर। मूविंग फॉरवर्ड, हम लोगों के सामने मैटर जो है हमने इसको क्लासिफाई किया है टू टाइप्स के अंदर। मैटर मे बी प्योर, वो हो सकता है कि प्योर सब्सटेंस, और प्योर सब्सटेंस का मतलब ये है कि उसके अंदर एक ही तरह के सारे
जो है ना एटम्स मौजूद होंगे इन केस ऑफ एलिमेंट। और अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं तो उसके अंदर एक ही तरह का जो कंपाउंड है ना, एक ही कंपाउंड होगा, बहुत सारे कॉम्बिनेशन कंपाउंड नहीं होंगे। इसको खैर इन डिटेल हम लोगों ने आगे पढ़ना। तो मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है? कोई भी चीज जिसको हम लोगों ने फिजिकली मिक्स की हो और जिसकी कोई यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन ना हो, हम लोगों को पर्टिकुलरली पता ना हो कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वाटर के ही मॉलिक्यूल हैं, वाटर के साथ उसके अंदर सॉल्ट भी हो सकता है, उसके अंदर कोई शुगर भी हो सकती है, ठीक है। तो मिक्सचर के अंदर ऐसे होता है। खैर हम लोगों ने उसको इन डिटेल। अब मिक्सचर जो है वो आपके सामने क्या है जनाब, दो तरह का होता है। होमोजीनियस मिक्सचर भी होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी होता है। अब होमोजीनियस क्या होता है और हेट्रोजीनियस क्या होता है वो हम लोगों ने पढ़ना है। होमोजेनियस मिक्सचर वो होता है बेटा, आपको पता है, जिसकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो, ठीक है, जिसके अंदर आपको चीजें अलग अलग नजर ना आ रही हो। जो हेट्रोजीनियस है उसकी क्या होती है, उसकी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं होती। होमोजीनियस के अंदर हम लोग ज्यादातर एग्जांपल लेते हैं आपके सामने, जिस तरह वाटर है, वाटर के अंदर मैंने मिक्स कर दिया सॉल्ट, ठीक है, तो आपके सामने एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन दिखाएगा, मुझे नमक अलग अलग नजर नहीं आ रहा, वो इट इज इवनली मिक्स इन द वाटर, ठीक है। तो होमोजेनियस की एग्जाम्पल है। हेट्रोजेनियस के अंदर मैं अक्सर बच्चों को एग्जाम्पल देती हूँ कि आपका दूध है और साथ रबड़ी है, ठीक है, तो अब वो रबड़ी अलग अलग आपको दूध के अंदर नजर आती है, तो इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। एटम, एटम आपके सामने क्या है, हम लोग ये बात करते हैं कि एटम को वर्ड निकला है, ये कल भी मैंने आपको बताया था कि डेमोक्रिटस आपके साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा कि भाई एटम का वर्ड निकला एटमोस से। एंड एटमोस मीनिंग इट इज इंडिविजिबल। इंडिविजिबल का मतलब है कि वी कैन नॉट डिवाइड एटम, ठीक है, हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन डेमोक्रिटस ने जब ये कॉन्सेप्ट दिया तो उसको देने के बाद सर्टेन साइंटिस्ट डू रिसर्च ऑन देम ऑन एटम, ठीक है, और इवेंचुअली दे केम टू नो कि भाई एटम इज नॉट समथिंग कि उसको हम मजीद डिवाइड ना कर सकें। दे आर सर्टेन सब एटॉमिक पार्टिकल, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है जी। तो एटम के अंदर क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है, नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन है। इन एडिशन टू दीज टू आपके सामने एक न्यूट्रल पार्टिकल भी होता है जिसको हम लोग न्यूट्रॉन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके सामने उन्होंने हाइड्रोजन का एक आइसोटोप ले लिया जिसको हम लोग प्रोटियम कहते हैं, ठीक है, वो आपके इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ एटम्स, ठीक है, वो उसके अंदर आती है। फिर एलिमेंट, एलिमेंट क्या है, एलिमेंट आपके सामने कोई भी सब्सटेंस जिसका जिसके अंदर सेम काइंड ऑफ एटम जो है ना, सेम काइंड ऑफ एटम मौजूद हो, जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन जिनके इक्वल हो और जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल हो, ठीक है। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि एलिमेंट कोई ऐसी चीज है दैट हैव सेम एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक नंबर आपके सामने एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं कि वो उसका एटॉमिक नंबर है, ठीक। और एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है इट इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है, उन दोनों को ऐड कर देते हैं तो एटॉमिक मास। अब यहाँ पे एलिमेंट की डेफिनेशन के अंदर आपको क्या कह रहा है कि सेम काइंड ऑफ एटम होने चाहिए, उनके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होने चाहिए, दैट मीन्स कि उनका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। इन शॉर्ट वो आपको ये कहना चाह रहा है कि एक ही तरह के एटम का एक एलिमेंट के अंदर होना जरूरी है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद आगे फॉरवर्ड मूविंग आपके सामने जो है मॉलिक्यूल है। देखो बेटा, मैंने कल भी आप लोगों को ये बात बताई थी कि एक एटम जो है वो क्या है, वो आपके सामने एक अनस्टेबल जो है ना, एटम क्या है, एटम या कोई भी चीज इस दुनिया के अंदर स्टेबिलिटी गेन करना चाहती है, ठीक है। और इन केस ऑफ एटम हम लोगों के सामने क्या होता है, हम लोगों के सामने एक एटम तब स्टेबल होगा जब वो दो तरह के रूल्स को ओबे कर लेगा। आइदर उसके या तो ऑक्टेट रूल ओबे करे, जिसके अंदर वो कहता है कि भाई वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, या फिर वो सॉरी, या तो वो डुप्लेट रूल ओबे करे जिसके अंदर वो कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और या फिर वो ऑक्टेट रूल ओबे कर ले जिसके अंदर वो कहते हैं कि इन योर वैलेंस शेल यू शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अभी ये बेचारा एटम जो है वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करता है, दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके रहता है ताकि वो भी स्टेबल हो जाए, दूसरा एटम ये खुद भी स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो जब कभी एटम जो है वो बॉन्ड बनाते हैं और ग्रुप्स की फॉर्म के अंदर रहते हैं, तो देन दे मेक अ न्यू स्पीशी जिसको हम लोग मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले है कि भाई एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, ठीक है, दो हाइड्रोजन एंड एक ऑक्सीजन जो है इन्होंने केमिकली कंबाइन किया, इनके दरमियान केमिकल बॉन्ड बना, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस बॉन्ड फॉर्मेशन उन्होंने एक न्यू मॉलिक्यूल बना लिया, एंड दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज वाटर नाउ, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड आपके सामने कंपाउंड और मिक्सचर के अंदर डिफरेंस है कि कंपाउंड क्या होता है और मिक्सचर क्या होता है।
कंपाउंड इज एनीथिंग जिसके अंदर आपके सामने क्या हो, कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट जो हो, एक कंपाउंड की हमेशा फिक्स कॉम्पोजिशन होती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं वाटर की, ठीक है, वाटर इज अ कंपाउंड। अब वो वाटर के अंदर क्या है कि इन ऑर्डर टू मेक वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर वी ऑलवेज रिक्वायर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। लेकिन इसके कंपैरिजन के अंदर जब हम लोग मिक्सचर की बात करते हैं तो मिक्सचर के अंदर क्या होता है, मिक्सचर के अंदर जो है एलिमेंट की कोई मिक्सचर की जो भी कंपोनेंट होते हैं उनकी कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं होती। इसके अंदर कल भी हम लोगों ने एग्जांपल ली थी कि मिक्सचर के अंदर किसी भी चीज की एग्जांपल आ सकती है। आप अगर ब्लड सैंपल की बात करें तो अगर आप लोग लेमनेड की बात कर लें, ठीक है, लेमनेड इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्सचर। इसके अंदर आपको कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं कि भाई आपने इतने ही शुगर जो है ना डालना है, इतने ही टेबल स्पून डालेंगे तो लेमनेड बनेगा वरना नहीं बनेगा, ठीक है। फिर दूसरा ये कि कंपाउंड के अंदर जो इंडिविजुअल कंपोनेंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज जो है, इंडिविजुअल जो कंपोनेंट है उनकी प्रॉपर्टीज जो बनने वाला कंपाउंड है उससे थोड़ी डिफरेंट होंगी, लेकिन मिक्सचर के अंदर जो उनके कंपोनेंट है, जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो अपनी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। फिर तीसरी बात ये है कि कंपाउंड जो है उसको केमिकल मेथड से ही सेपरेट कर सकते हैं, आपको फिजिकल मेथड नहीं करेंगे जिससे उसको सेपरेट आउट कर लें। लेकिन जब हम बात करते हैं मिक्सचर की, तो मिक्सचर को हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम लोगों को खास तौर पे कोई केमिकल मेथड नहीं करना पड़ेगा। इसके अंदर मिक्सचर के अंदर वही एग्जांपल आता है, कोई लेमनेड है और एंड आई वांट टू सेपरेट आउट शुगर और सॉल्ट, में वो उसके अंदर से अलग कर लेना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूंगी, मैं क्रिस्टलाइजेशन करूंगी। और क्रिस्टलाइजेशन क्या है, एक फिजिकल मेथड है, उसके अंदर मैंने कोई केमिकल नहीं डाला, मैंने उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करवाया जिसके थ्रू उसके कंपोनेंट अलग हो जाए, मैंने सिंपली एक फिजिकल मेथड किया जिससे उसके कंपोनेंट जो है वो अलग हो गए। अच्छा, कंपाउंड जो है ना वो लाजमी तौर पर हमेशा होमोजीनियस ही होगा। अब होमोजीनियस का क्या मतलब है कि उसकी यूनिफॉर्म कंपोजिशन ही होगी। जिसमें फॉर एग्जांपल पानी आपका कंपाउंड है, पानी के अंदर आपको ये नहीं नजर आ रहा है लो भाई ये अलग हाइड्रोजन है या ये अलग ऑक्सीजन है, नहीं, वी कैन नॉट सी देम इंडिविजुअली, अलग अलग नजर नहीं आते। यूनिफॉर्म कंपोजिशन के अंदर आपको चीज नजर आती है। मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, आगे बेटे आपके सामने क्या है, आगे है आपके सामने केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। कि आपका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है। देखो हम लोगों ने पीछे बात की कि कंपाउंड होते हैं और मॉलिक्यूल होते हैं। देखो इफ आई वांट टू राइट द नेम ऑफ अ कंपाउंड, या मैं किसी चीज को रिटन फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना चाह रही हूँ कहीं पे, तो मैं क्या करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर द सेक ऑफ रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने क्या किया हुआ है, जितने भी एलिमेंट आपके पीरियोडिक टेबल के अंदर है हम लोगों ने उनको क्या दिए हुए हैं, पहले सिंबल, ठीक है। सिंबल, हर एलिमेंट का अपना एक पर्टिकुलर सिंबल है, ठीक है जी। उसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं कंपाउंड मेरे पास आ गया, तो कंपाउंड का रिप्रेजेंट करने का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है जिससे उससे रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस फॉर्मूला फॉर पर्टिकुलर कंपाउंड इज नोन एज केमिकल फॉर्मूला। जिस तरह फॉर एग्जांपल सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट आपका, ठीक है। इसके अंदर हम लोग के सामने इसका साइंटिफिक नेम सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। सोडियम का सिंबल क्या है, Na, और Cl का सिंबल क्या है, क्लोराइड, ठीक है। इन एडिशन टू रिप्रेजेंटिंग आपके सामने कि कौन सा एटम या कौन सा एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, ये भी आपको बताता है केमिकल फॉर्मूला कि भाई एक एटम के, एक मॉलिक्यूल के अंदर इस एलिमेंट के कितने एटम्स मौजूद हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने सुक्रोज है, तो सुक्रोज के अंदर आपके सामने कार्बन के 12 एटम है, हाइड्रोजन के 22 एलिमेंट है, एटम्स है, और ऑक्सीजन के 11 एटम्स है, ठीक है जी। यहाँ तक कोई इशू है बच्चे, बेटे यहाँ तक कोई इशू है। नो मैम। नो मैम। अच्छा जी, ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, स्पीड तो नहीं आप लोगों को इशू हो रहा कि स्पीड तेज तेजी तेजी से करें हम, अगर वो इशू हो रहा है तो वो भी बता दें। क्या? मैम जी जी जी, मैम ये आप स्लाइड से पढ़ा रही हैं या कोई बुक रिकमेंड की आपने? ये स्लाइड शेयर कर बेटा दे ये ग्रुप स्लाइड्स पे। मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। जी मैम। लेकिन ये है कि आप जो है स्लाइड्स को, मैंने कल भी ये बात कही थी, मैम एमन ने भी आप लोगों को भी बताया था कि ठीक है स्लाइड्स हम लोग कल ले। हमें लेक्चर नहीं था लिया। अच्छा, कल नहीं लिया था, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन ये है कि आप पहले जो है ना स्लाइड्स दे देंगे, शेयर कर देंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम पे आप बेटा इस तरह किया करो कि किताब से पढ़ो, ठीक है। क्योंकि स्लाइड्स में देखो मैं बोल भी तो रही हूँ ना साथ साथ, अब वो मैं जो बोल रही हूँ वो सारा कुछ स्लाइड्स में नहीं होता, लेकिन आपको शेयर कर देंगे बुक, आपको मैंने, आपको पता है यहाँ तो आप मुश्ताक से देख लें।
यहाँ हार्पर से देख लें, ठीक है, यहाँ फिर आपका सत्या बुक है वहां से देख लें। लिपन कोड के अंदर इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है, बाकी है आप और कुछ लोग कहते हैं। खैर आपको ये बुक्स बताइए, इससे आप देखें और फिर स्लाइड्स भी इंशाल्लाह आपको शेयर कर दी जाएंगी। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, हम लोगों के सामने आगे है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखो बेटा, आपके सामने हम लोगों ने देखा था कि भाई दो कंपाउंड हैं, ये दो एटम्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे या इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे या शेयरिंग कर लेंगे इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, इसको हम लोग, अच्छा, ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं कि जनाब वन एलिमेंट या वन कंपाउंड इज रिएक्टिंग विद अदर कंपाउंड एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। ठीक है जी। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ये होता है कि ऑलरेडी एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ऑलरेडी हम लोगों के पास जो बॉन्ड बने होते हैं, इन सर्टेन केसेस वो बॉन्ड टूटते हैं, ठीक है, एंड देन वी आर गोइंग टू मेक अ न्यू, जो है ना आपका बॉन्ड बनेगा और न्यू मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ केमिकल रिएक्शन दैट इज डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, जिसके अंदर वो कहता है कि आपका हाइड्रोजन H2, ये एक क्या है, ये है जनाब आपका गैस, ठीक है, और दूसरा जो है आपकी ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, बोथ ऑफ देम आर रिएक्टेंट, ठीक है। अब होगा क्या कि हाइड्रोजन ने ऑलरेडी H2 ने आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है, दिस ऑक्सीजन ने भी अपने एक ऑक्सीजन के एटम में दूसरे ऑक्सीजन के एटम के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है, लेकिन जब ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो इनकी खुद की बॉन्ड की ब्रेकेज होगी एंड देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, यहाँ पे आपके सामने there is formation of new bonds, ठीक है, in order to make a new species या in order to make a new molecule, तो आपके सामने H2 and O2 combines to form a new molecule that is H2O, और इनके दरमियान बॉन्ड्स की भी रीअरेंजमेंट होगी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ये जो चीजें कंबाइन करती हैं वो रिएक्टेंट होती हैं एंड एट द एंड ऑफ द टाइम जो चीज आपके सामने बनती है वो क्या होता है, वो होता है आपका प्रोडक्ट। अच्छा जी, अच्छा जी, तो आप लोगों के सामने क्या है, अगली बात है कि आपका जो है ना, अच्छा, ये आपकी जो है दूसरी में आप लोगों को बात बताने, अच्छा जी, दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे करना है वो ये है कि आपका यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उसके नंबर ऑफ मोल्स उन्होंने रिप्रेजेंट किए हैं कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं और ये वाली ऑक्सीजन के 1 मोल है, ठीक है, ये दोनों कंबाइन करके दे आर गोइंग टू मेक 2 मोल्स ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है जी। ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड, आपके सामने दे आर अ लॉट ऑफ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, लेकिन मोस्ट कॉमन जो टाइप ऑफ रिएक्शन है और जो आपके करिकुलम के अंदर दी गई है वो है जनाब रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन होता है जनाब के आपके सामने इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। जब कभी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंबाइन कर जाते हैं देन इट इज गोइंग टू गिव या देन इट इज गोइंग टू मेक अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और रिडॉक्स रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन सिमुलटेनियसली हो रही है, तो वी शुड आल्सो नो कि ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है, ठीक है। अच्छा, तो ऑक्सीडेशन असल में क्या है बेटा, ऑक्सीडेशन इज एक्चुअली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इन एडिशन टू दैट जब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं इसके साथ साथ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का गेन भी है और हाइड्रोजन का लॉस भी ऑक्सीडेशन ही कहलाता है, ठीक है जी। दूसरी बात ये कि रिडक्शन जो है वो असल में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और लॉस क्या है, लॉस है ऑक्सीजन का, ये सारी रिडक्शन होती है, ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज आती है ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरी बात आती है वैलेंसी की। तो वो कहता है कि यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, अब आपके पास वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट है। वैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस शेल के अंदर मौजूद होते हैं वो आपके वैलेंसी है। और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है कि एक कंपाउंड के अंदर या एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एक एटम मौजूद है उसके ऊपर कितना चार्ज होता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात है, और समझने वाली बात यह है कि जब कभी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो आपके सामने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में हमारे एटम जो है या एलिमेंट जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर जाती है। जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो उस एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डिक्रीज डाउन कर जाती है। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड,
आपके सामने ये केमिकल इक्वेशन है दैट इज डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन, और इसके अंदर वो क्या कहता है, इसके अंदर है कि आपकी सबसे कॉमन एग्जांपल NaCl की, टेबल सॉल्ट की, जिसके अंदर वो ये कहता है कि सोडियम एक एटम है, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, ठीक है, एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडाइज हो गया। लेकिन इसके ऊपर पहले जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी वो क्या थी बेटा, 0 थी, लेकिन 0 से क्या होगी, +1 होगी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई, इंक्रीज हो गई, ठीक है। यहाँ पे देखें क्लोरीन है, क्लोरीन ने क्या किया, वही एक इलेक्ट्रॉन जो सोडियम में लूज किया था, ही इट इज गोइंग टू एक्सेप्ट दैट इलेक्ट्रॉन, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन, इसको हम कहेंगे कि भाई ये रिड्यूस हो गया, यहाँ पे रिडक्शन हुई है, ठीक है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ रिडक्शन हम लोगों के सामने क्या होगा, हम लोगों के सामने होगा कि इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज डाउन कर जाएगी, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था केमिस्ट्री का बेटा वो यही था, जो आज हम लोगों ने लेक्चर करना था, वो था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, आप लोगों ने जो है पढ़ के आए हैं सारे, लेकिन हम लोग इसको गो थ्रू करेंगे दोबारा से कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री असल में जब हम लोग कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन, बेसिकली मेन एलिमेंट इसके अंदर कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, ठीक है। कार्बन एंड हाइड्रोजन, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन हो, उसका स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और उसके केमिकल रिएक्शन देखेंगे कि भाई किस किस तरह से किसके साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है। और हम लोग जो है बाकी सारी चीजें देखेंगे। इसके अंदर यह क्या कहता है आपके पास कि कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो मिलकर आपके सामने जो कंपाउंड बनाती हैं उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एंड इन एडिशन टू दीज हाइड्रोकार्बन देयर आर अदर जो है सर्टेन एलिमेंट जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आते हैं, जिसके अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हेलोजन है, फास्फोरस है, सिलिकॉन एंड सल्फर है, ठीक है जी। गोइंग फॉरवर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी ऐसी चीज हो जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन हो, जिनको हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या फिर इनके डेरिवेटिव्स हो। अब डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है कि कार्बन हाइड्रोजन का ऑलरेडी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, उसने किसी और चीज के साथ रिएक्ट किया एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिएक्शन उसने एक चीज बना दी, ठीक है। तो ये जो आपके सामने ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। मूविंग फॉरवर्ड आपके सामने सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना बेटा, पहले ही कॉन्सेप्ट था कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड इज समथिंग दैट इज सोली रिलेटेड टू लिविंग सिस्टम। यानी आपने ये पढ़ा ही होगा ना कि वोलर एक साइंटिस्ट है, और जो है पहले ये कॉन्सेप्ट था कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड आर समथिंग दैट इज स्पेशल पावर, और वही स्पेशल पावर लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही आती है। लेकिन लेटर ऑन जो है आपके जो वोलर एक साइंटिस्ट है, उन्होंने यूरिया दैट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसको जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेबोरेटरी के अंदर तैयार कर लिया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि आप इसको लेबोरेटरी के अंदर भी तैयार कर सकते हैं। जितने भी कंपाउंड है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, जितने भी कंपाउंड एट द मोमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके अंदर से 90% ऑफ देम आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। और इनके जो बिल्डिंग ब्लॉक हैं ज्यादातर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होंगे, एज वी डिस्कस अर्लियर देयर आर अदर सर्टेन एलिमेंट जिसके अंदर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हेलोजन वगैरह भी इंक्लूडेड है, ठीक है। क्योंकि देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या है, बेसिक चीज कार्बन का होना, और कार्बन एक चीज शो करती है, इसको कहते हैं कैटिनेशन, ठीक है। अब कैटिनेशन क्या होती है, कैटिनेशन होती है कि द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू मेक जो है ना चेन्स, लंबी लंबी चेन वो बना लें, ठीक है। बॉन्ड बना के लंबी लंबी चेन कार्बन की बना ले तो उसको कैटिनेशन कहते हैं। इफ कार्बन इज गोइंग टू मेक अ लॉन्ग चेन बॉन्ड, तो क्या होगा, फिर ज्यादा उतनी ही ज्यादा कार्बन होंगे और उतना ही ज्यादा फिर उनका मॉलिक्यूलर वेट होगा, ठीक है जी। अच्छा, और इसके अलावा वो क्या कहता है कि आपके सामने सर्टन जो है ना हाइड्रोकार्बन्स या सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जो है ना ग्रुप ऑफ एटम बना लेते हैं, और वो ग्रुप ऑफ एटम जो है वो फिर फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। और देयर आर लॉट ऑफ फंक्शनल ग्रुप जो कि अभी मौजूद हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये सारे फंक्शनल ग्रुप हैं, ठीक है। अच्छा, लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट है आपके सामने, अगर ऑर्गेनिक चीज होगी तो इट इज गोइंग टू डिसॉल्व एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, और अगर इनऑर्गेनिक होगी तो जो है ना इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर होगी, ऑर्गेनिक होगी तो ऑर्गेनिक के अंदर, इनऑर्गेनिक होगी तो इनऑर्गेनिक के अंदर। अच्छा, दे आर कंबस्टेबल इन नेचर, जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं वो बहुत तेजी से आग पकड़ते हैं, ठीक है। और अच्छा, और ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो केमिकल रिएक्शन बेटा दे जो अकर एट अ वेरी स्लो स्पीड, ये इनकी जो स्पीड होती है ना बच्चे वो स्लो होती है एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक रिएक्शन, जो कि आपके आयोनिक बॉन्ड जिनके अंदर बनते हैं वो बहुत तेजी से हो जाते हैं, ठीक है जी।
अच्छा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके सामने हैं। वी हैव डिवाइडेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू टू टाइप्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें पता है कि कार्बन होती है, हाइड्रोजन होती है, और कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का होना ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जरूरी है, कार्बन और हाइड्रोजन का तो होना जरूरी है। वी हैव डिवाइडेड टू ऑफ देम इनटू साइक्लिक और क्लोज चेन और ए साइक्लिक और ओपन चेन। ठीक है, अब साइक्लिक और क्लोज चेन क्या है कि जिसके अंदर जो एंड टर्मिनल कार्बन है वो एक दूसरे के साथ अटैच होगी तो वो साइक्लिक और क्लोज चेन बनाएगी। एली एसाइक्लिक और ओपन चेन जिनको एलिफेटिक भी कहते हैं, उसके अंदर आपके सामने जो एंड वाली टर्मिनल कार्बन है दे आर ओपन, वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होते। फिर आपके सामने जो साइक्लिक कंपाउंड है उनको हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है टू टाइप्स के अंदर। एक आपके सामने होमोसाइक्लिक है और दूसरी हेट्रोसाइक्लिक है। होमोसाइक्लिक ऐसी चीज है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही होगा साइकिल के अंदर, अदर देन कार्बन कोई और चीज नहीं होगी। हेट्रोसाइक्लिक के अंदर अदर देन कार्बन भी आपके सामने कोई एलिमेंट हो सकता है। ठीक है जी, अब होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक के अंदर आगे आपके सामने एलिसाइक्लिक आ जाते हैं और एरोमेटिक आ जाते हैं। एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या है, ये है तो साइकिल ही। ठीक है, एक आपके सामने साइक्लिक कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इसके अंदर एरोमेटिक रिंग नहीं होती। अब एरोमेटिक रिंग क्या होती है वो हमने पढ़नी है आगे। ठीक है, और फिर आपके सामने एरोमेटिक कंपाउंड वो होते हैं जिसके अंदर एरोमेटिक रिंग होती है, मेजीन रिंग होती है। ठीक है, फिर आगे हम लोगों ने भी इनको आगे मजीद डिवाइड किया हुआ है जिसके अंदर क्लासिफिकेशन आगे देखनी है हमें। अच्छा जी, साइक्लिक कंपाउंड एज डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन के साइक्लिक कंपाउंड कोई भी ऐसी चीज है जिसके अंदर रिंग हो। ठीक है, और ये जो है आपके सामने ये एटम जो कि एक रिंग के अंदर या चेन के साथ अटैच थे वो एक रिंग की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, और जितने भी कार्बन हैं ये आपके साइक्लिक कंपाउंड जो है ज्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा इसके कितने वो हैं कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं जनाब 6। ठीक है, तो 6 कार्बन कंपाउंड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको क्या, आपको पता है क्या कहलाता है, हेक्सेन। ठीक है, एंड इफ इट इज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ साइकिल देन द नेम विल बी साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अगली चीज है जनाब आपके सामने जो है बेंजीन। ठीक है, अब बेंजीन आपको पता है क्या है ये हेक्सेन ही, लेकिन इसके अंदर अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। दिस इज बेंजीन रिंग एंड दिस इज आल्सो नोन एज एरोमेटिक रिंग। ठीक है, फिर आपके सामने ये हेट्रोजेनस या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इसके अंदर आपके सामने एक टर्मिनल पे कार्बन इज बीइंग रिप्लेस्ड विद नाइट्रोजन, तो अदर देन कार्बन एक और एलिमेंट है एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज पाइरिडीन। ठीक है जी, ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड वी हैव ए साइक्लिक कंपाउंड, वो कंपाउंड जिसके अंदर जो एंड वाली कार्बन है, ये टर्मिनल कार्बन है वो एक दूसरे के साथ अटैच नहीं होती। ठीक है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग एलिसाइक्लिक कहते हैं। ठीक है, इनको एलिफेटिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, और आपके सामने ये जो एलिफेटिक या स्ट्रेट चेन कंपाउंड होते हैं बेटा, ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, अब दो तरह के किस तरह से होते हैं कि, अच्छा दो तरह के किस तरह से होते हैं कि आपको पॉसिबल है कि कार्बन टू कार्बन इनके अंदर क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, आपको पता है कि जो जितने भी हाइड्रोकार्बन है उनको हम लोगों ने तीन टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक सैचुरेटेड, या तो पहले तो दो टाइप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है, सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड, और अनसैचुरेटेड वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, तो हम लोगों ने एलिफेटिक कंपाउंड जिनको एच साइक्लिक कंपाउंड कहते हैं उनको हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है सैचुरेटेड दैट इज आल्सो नोन एज पैराफेनिक एंड अनसैचुरेटेड दैट इज आल्सो नोन एज ओलिफेनिक। ठीक है जी, ये आपके सामने एग्जांपल है। 2 कार्बन अगर कोई अल्केन होगा तो इसको इथेन कहते हैं। 4 कार्बन इसके अंदर है एंड इट हैज अ ब्रांच, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आइसोब्यूटेन। ठीक है, फिर आपके सामने ये आपके सामने ये 2 कार्बन कंपाउंड है लेकिन इट हैज एल्डिहाइड ग्रुप, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एसिटाल्डिहाइड। ये आपके सामने क्या है, 2 कार्बन कंपाउंड है लेकिन इट हैज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एसिटिक एसिड। ठीक है, गोइंग फॉरवर्ड हम लोगों के सामने आपके सामने एग्जांपल जो है ना दी हुई है, डिफरेंस दिया हुआ है होमोसाइक्लिक के अंदर और हेट्रोसाइक्लिक के अंदर। होमोसाइक्लिक कंपाउंड आपको पता है कि जिसके अंदर सेम एलिमेंट हो, और इन केस ऑफ हाइड्रोकार्बन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही हो साइकिल के अंदर। ठीक है, साइकिल के अंदर कार्बन हो और कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो सकती है। ठीक है, लेकिन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर आपके सामने अदर देन कार्बन या कार्बन के अलावा कोई एलिमेंट होना चाहिए या दो डिफरेंट तरह के एलिमेंट का होना जरूरी है। ठीक है, होमोसाइक्लिक के अंदर एग्जांपल आ जाती है बेंजीन की, पेंटाजोल की, साइक्लोहेक्सासिलाइन की। ठीक है, और ये देख लें आपके सामने कि ऊपर वाले जितने भी हैं फ्यूरान जिसके अंदर ऑक्सीजन जो है एक टर्मिनल के ऊपर मौजूद है अदर देन कार्बन।
ये है हेट्रोसाइक्लिक की एग्जांपल ऊपर वाली, ठीक है। थायोफिन जिसके अंदर सल्फर मौजूद है, पायरोल के अंदर नाइट्रोजन मौजूद है रिंग के अंदर, पायरीडीन के अंदर भी नाइट्रोजन मौजूद है, पायरान के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट अच्छा, ये सारे के सारे हेट्रोसाइक्लिक की जो है ना आपके सामने एग्जांपल दी गई है, जिसके अंदर रिंग के अंदर अदर देन कार्बन कोई और एलिमेंट जो है वो मौजूद है, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, ये आपके सामने होमोसाइक्लिक की एग्जांपल है, जिसके अंदर आप ये देखें कि साइकिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन है, ठीक है। इसके अंदर 3 कार्बन है साइकिल के अंदर, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज साइक्लोप्रोपेन। यहाँ पे क्या है, 4 कार्बन है, तो इसको साइक्लोब्यूटेन कहेंगे, ठीक है। बेटे आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके। और ये साइक्लोपेंटेन है इसी तरीके से। अच्छा, आगे आपके सामने वही एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो हैं ये आपके एलिफेटिक भी होते हैं और साइक्लिक भी होते हैं, ठीक है। इनके अंदर एक या एक से ज्यादा कार्बन रिंग हो सकती है। एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो है वो एलिफेटिक साइड चेन भी इसके अंदर हो सकती है। और एरोमेटिक कंपाउंड, जिस तरह मैंने आपको बताया कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर एलिफेटिक चेन हो सकती है और वो साइकिल की फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक रिंग नहीं होती एलिसाइक्लिक कंपाउंड के अंदर। और एरोमेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर लाजमी तौर पर एरोमेटिक रिंग या बेंजीन रिंग का होना जरूरी है। जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया कि जो आपका एलिफेटिक रिंग है या आपकी जो है ना बेंजीन रिंग है, उसके अंदर क्या होता है, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। आगे एग्जांपल है ये, ठीक है जी। अल्टरनेट डबल एंड सिंगल, जिस तरह ये बेंजीन है, अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ठीक है, वो प्लेन से ऊपर और नीचे होता है बेंजीन के अंदर, एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर। खैर एलिफेटिक आप ये देख लें कि मीथेन है स्ट्रेट चेन के अंदर, प्रोपेन है स्ट्रेट चेन के अंदर, साइकिल है लेकिन साइकिल के अंदर हेक्सेन है, बेंजीन नहीं है। बेंजीन किस तरह से नहीं है, क्योंकि इट डजंट हैव अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड। और एथेनॉल है, ठीक है, ये सारे एलिफेटिक के अंदर आते हैं। और यहाँ पे देख लें कि एरोमेटिक है, लेकिन हर एरोमेटिक के अंदर उन्होंने बेंजीन रिंग लिखी हुई है, ठीक है। तो ये नेफ्थलीन है जिसके अंदर 2 बेंजीन रिंग फ्यूज हैं, ये इथाइल बेंजीन है और बेंजीन के साथ साइड चेन जो है वो इथाइल ग्रुप अटैच है, और ये आपके सामने बेंजीन है। मूविंग फॉरवर्ड, आपकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी सर्टेन प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। कहते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या है जनाब, क्वालिटेटिव भी फीचर है, उनके क्वांटिटेटिव फीचर भी हैं। क्वांटिटेटिव फीचर के अंदर हम लोग ये देख सकते हैं कि उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड की जितनी लंबी चेन होगी उतना ज्यादा उनका मेल्टिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, और इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करता है। फिर अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर के भाई उसकी ऑर्डर कैसा है, फिजिकल अपीयरेंसेस कैसी हैं, कौन से कंपाउंड के अंदर या कौन से सॉल्वेंट के अंदर वो सॉल्युबलाइज हो जाता है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे आपके सामने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आई हुई है वो ये है कि आपने अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने आ जाता है तो हाउ आर वी गोइंग टू नेम दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो दे आर डिफरेंट सिस्टम जिसके थ्रू हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग कर सकते हैं। उसके अंदर से एक सिस्टम है आपका इंटरनेशनल यूनियन नोमेनक्लेचर ऑफ अल्फा कंपाउंड, ठीक है, यहाँ आयुपैक कहते हैं इसको। जो आयुपैक है वो क्या कहता है कि हम लोग जो हैं जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसके एंड के ऊपर एन लिख देते हैं, और एन से पहले हम लोग उनका जो है ना डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन 1 होगी तो मीथेन, कार्बन 2 होगी तो ईथेन, 3 होगी तो प्रोपेन, 4 होगी तो ब्यूटेन, 5 होगी तो पेंटेन, ठीक है। सबके एंड पे एन आ रहा है, लेकिन उसके शुरू में डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम वी हैव डिवाइडेड देम, ठीक है। तो इस तरह से हम उसकी नेमिंग कर सकते हैं। अच्छा, अब अल्केन्स आपको पता है क्या होता है, अल्केन होता है कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। अब वो क्या कहता है कि अल्केन जो है उनके डिफरेंट आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आइसोमरिज्म क्या होता है, ठीक है। अच्छा, आइसोमरिज्म क्या होता है, आइसोमर्स या आइसोमरिज्म सबसे पहले क्या है, ऐसे कंपाउंड जिनका जो है ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो, उनको हम लोग कहते हैं कि एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है। अच्छा, आपका जो केमिकल फॉर्मूला सेम है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, ठीक है, तो आपके सामने इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स का फर्क होता है सिर्फ और सिर्फ, कि जब हम उसको मॉलिक्यूल के फॉर्म में लिखते हैं एटम्स उतने ही आते हैं, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम डिफरेंट हो जाता है। तो इन केस ऑफ, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले, इन केस ऑफ अगर हम अल्केन्स की बात करें जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन आता है, तो अगर एक अल्केन है बेटा और उस अल्केन की स्ट्रेट चेन मौजूद है, ठीक है, तो इसको जिसमें फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 5 कार्बन है इसके अंदर स्ट्रेट चेन है,
तो इसको हम लोग कहेंगे एन पेंटेन। क्या कहेंगे? एन पेंटेन। ठीक है जी। लेकिन अगर आपके सामने जैसे फॉर एग्जांपल है ये भी पेंटेन, लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया, हम लोगों ने इसकी एक चेन निकाल दिया। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है ना आइसोपेंटेन कह सकते हैं। ठीक है, आइसोपेंटेन कहने के अलावा हम लोग कह सकते हैं कि जनाब कार्बन नंबर 1 ये थी, ये 2 कार्बन थी, ये 3 थी, 4 थी, तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर मिथाइल है और वैसे ब्यूटेन की चेन है, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन भी इसका नाम हो सकता है। ठीक है, तीसरा जो आइसोमर है उसके अंदर क्या है टोटल हम लोगों के पास 1 2 3 4 5 5 ही कार्बन, लेकिन हमारे पास चेन कितनी है 1 एंड 2। ठीक है, तो आइसोमरिज्म के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग कहेंगे नियोपेंटेन भी कहेंगे, या फिर हम इस तरह कह सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कार्बन 1 2 एंड 3, 3 कार्बन है और कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो है, कार्बन नंबर 2 के ऊपर क्या है आपके, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो हम इसको कह सकते हैं 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ठीक है, हाँ जी बच्चे, ये आपका लेक्चर था। ठीक है, किसी बच्चे को कोई इशू है तो काइंडली सवाल पूछ लें। बच्चे को क्वेश्चन है? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। कोई क्वेश्चन है? नो मैम। मैम ये पीपीटी आप सेंड कर दें ग्रुप में प्लीज। बेटे मैं कर देती हूँ, आप फिक्र ना करें उसकी। और कुछ भी नहीं? नो मैम। मैम चलें जिस तरह आपने ये बताया ऑक्सीडेशन स्टेट का, इसी तरह जी रिडक्शन स्टेट भी हम लोग उसका भी जिक्र करेंगे या सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा, करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग जो है ना वो रिडक्शन स्टेट इज नथिंग, ये आपने जो बात की है ना कि रिडक्शन स्टेट नहीं होती। ऑक्सीडेशन स्टेट एक आपके सामने टर्म है जिसके अंदर हम लोग चार्ज देखते हैं। ठीक है, अब वो इलेक्ट्रॉन का गेन, चार्ज जो है ना वो सारा चार्ज ही है। अब रिडक्शन सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर एक एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना, ठीक है, तो उसकी रिडक्शन होती है। लेकिन रिडक्शन स्टेट आपका कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट ऑक्सीडेशन स्टेट का ही है। ठीक है, और हाँ जी बच्चे, समझ आई है कि नहीं? यस मैम, समझ आ गई है। और कुछ? मीटिंग एंड होने लगी है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह अगर आपके कोई क्वेश्चन वगैरह हुए तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी फिर अल्लाह हाफिज।